आज उससे भी विकट स्थिति है। आज 80 करोड़ जनता भूखे सो रही है और एक व्यक्ति आराम से पूरे आलीशान जिंदगी जी कर मीडिया पर पोस्ट जो है आरएसएस का, उसके बारे में मैं कुछ न कहूँ। मेरी अपनी जीवा को क्यों गंदा करूँ? मेरी जीवा समाजवाद की शुद्धता से परिपूर्ण है। मैं इस जीवा में उस की बात, उसकी शब्द जीवा को और अपनी अभिमान को गलत नहीं करना। मेरे साथ बिहार आरजेडी के नेता श्याम रजक जी हैं। क्या होगा जो बिहार में जो सरकार बनी है उसके बाद नीतीश कुमार अपोजिशन के सबसे बड़े चेहरा के तौर पे आ रहे हैं। क्या आरजेडी का किस तरह का सपोर्ट है नीतीश कुमार को, और क्या बातचीत हुई है? पूरी बातचीत में जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव लालू जी के बीच बातचीत हुई थी उसमें सबसे बड़े गवाह जो हैं वो श्याम रजक हैं। क्या आप लोग, सरकार बनी आप लोगों की और अब लगता है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हैं और नीतीश जी को आप लोगों ने अपोजिशन का चेहरा बनने के लिए बाहर भेज दिया? एक बात बता दूं शंभू जी, सवाल प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का नहीं है। सवाल है देश बचाने का, संविधान बचाने का, लोकतंत्र बचाने का। क्योंकि आज देश में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है और इस देश की 130 करोड़ जो जनता है वो खतरे में है। इसलिए इस खतरे को बचाने की लड़ाई है। और इसमें जो देश के जो तमाम जो लोकतंत्र विश्वास करने वाले लोग, अंबेडकर जी के संविधान में विश्वास करने वाले लोग, समाजवाद में विचार करने वाले लोग, तमाम लोग एक होकर करके इस मनुवादी लोग जो इस देश में तनाव पैदा करके गंगा जमुनी संस्कृति को ख़त्म करना चाहते हैं, उसकी लड़ाई है। और हम ऐसे लोगों को जो मनुवाद स्थापित करना चाहते हैं, जो देश की संस्कृति को, देश की सभ्यता को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ है। और इस लड़ाई में हम चाहते हैं कि सब लोग एक हों। और एक बता दूँ, बिहार तो बराबर नेतृत्व किया है देश की आज़ादी की लड़ाई में भी। जब मोहनदास करमचंद गांधी जब बिहार आए तब वो महात्मा गांधी बने और देश की आज़ादी की एक बुनियाद खड़ी हुई और देश में आज़ादी हुई। दूसरी आज़ादी लोकनायक जयप्रकाश की अगुवाई में बिहार से ही शुरू हुई। बीपी सिंह के साथ जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हुई वो भी बिहार से शुरू हुई। देश में जब जब बिहार ने करवट बदला है, देश में अंगड़ाई ली है और देश में बदलाव आया है। इस बार भी जो आरजेडी और जनता दल मिल कर के जो एक साथ आए और तमाम जो विपक्षी पार्टी, वामपंथ भी, कांग्रेस भी, सब लोग एक साथ आए, तो लोगों को, जो लोग हतोत्साह हो रहे थे देश में, जो लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने वाले लोग, ऐसे लोगों को एक प्रेरणा मिली और उस प्रेरणा के कारण देश में एकजुट होने की एक चाहत जगी है। आप तो लालू जी के करीबी भी हैं, नीतीश जी के साथ भी आपने लंबे समय तक काम किया है। क्या लग रहा है, क्या स्ट्रेटजी बनी है आप लोग की? सारे अपोजिशन के लीडर को एकजुट करेंगे, पीएम कैंडिडेट घोषित हो गए, या पहले चुनाव लड़ा जाएगा उसके बाद देखा जाएगा? देखिए, आपको मैं बता दूं, हम लोगों ने कभी पीएम की लड़ाई नहीं लड़ी है। जब 1974 की लड़ाई लड़ी जा रही थी, कोई मुरारजी भाई का नाम नहीं आया था। जब पूरी जीत हो गई, चुनाव हो गया, वहीं हुआ नेतृत्व का और मोरारजी देसाई चुनाव में जीते और मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दूरी सदस्यता के नाम पर अलग हुए और सरकार गिर गई। दूसरी बार 89 में भी कोई बीपी सिंह के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा गया था। लड़ाई भ्रष्टाचार बनाम लड़ाई थी और उसमें बीपी सिंह को सब लोगों ने सर्वसम्मति से नेता चुना। और लगातार देवे गौड़ा के समय कौन जानता था कि देवे गौड़ा प्रधानमंत्री बनेंगे, कौन जानता था गुजराल बनेंगे, लेकिन लोग चाहत हुई और बन गए। तो हमारी लड़ाई प्रधानमंत्री की कभी नहीं रही है, नेतृत्व की लड़ाई कभी नहीं रही है। नेतृत्व तो जनता करती है और जनता ने तय कर लिया है इस मनुवादी व्यवस्था को ख़त्म करना है। मनुवाद की बात जब मैं कर रहा हूँ तो कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ। देश में जो सांस्कृतिक, जो हमारी सभ्यता है, गंगा जमुनी संस्कृति जो है, उसमें जो एक गांठ लगाने का काम किया जा रहा है आरएसएस के द्वारा, उनके अनुयायियों के द्वारा और उनके जो मित्र जो हैं अडानी अंबानी जैसे लोग, उसके द्वारा जो देश को गुलाम बनाने जा रहा है। इस देश के 80 करोड़ लोग एक टाइम भूखे बिना खाए हुए सो जाते हैं और देश में एक व्यक्ति विश्व का तीसरा व्यक्ति अमीर हो जाता है। लड़ाई ये है। डॉक्टर लोहिया ने 3 आना और 3 रुपये की बात कही थी, तो आज उससे भी विकट स्थिति है। आज 80 करोड़ जनता भूखे सो रही है और एक व्यक्ति
आराम से पूरे आलीशान जिंदगी जी करके जी रहा है। लोगों का एक परसेप्शन है कि विपक्ष के नेता डरे हुए हैं, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, इससे कैसे लड़ पाएंगे आप लोग? देखिए, डर नहीं लगता आपके नेताओं को? लालू जी इतना उनको जेल में रख दिया गया, उनको चुनाव लड़ने पर बैन लगा दिया गया, कोर्ट से इस तरह के फैसले आए, हो सकता है आपके नेताओं को फिर से जेल में डाल दिया जाए? हम लोगों ने 15-15 महीने तक मीसा में सश्रम कारावास झेल करके आए। हम लोग कभी डरते नहीं हैं। और ईडी या सीबीआई क्या है, ये तो एक निमित्त मात्र है। ऐसे लोगों से डरना। हमारे नेता तेजस्वी यादव ने तो कहा था कि अगर बहुत शौक है ईडी और आईटी और सीबीआई को, तो हमारे कार्यालय में या उनके आवास में आ करके कार्यालय खोल लें। हम डरने वाले लोग नहीं हैं। इस बिहार के लोग जो सोचता है वो करता है। बिहार बड़ा टिकाऊ है और कोई भी पक्ष लोग, बिहार का जब अगुवाई हुआ है, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी और तमाम विपक्ष पार्टी बिहार में जब यूनाइट होकर करके जब लड़े हैं, तो देश के लोगों को एक जागृति आई है, एक जज्बा आया है और लोगों में एक ऊर्जा आई है। लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी मिल रहे हैं और लालू यादव पीछे से बैठ के स्क्रिप्ट लिख रहे हैं कि किसको कहाँ मिलना है, किससे कब मिलना है, ये सब लालू यादव तय कर रहे हैं। जी देखिए, हम लोग एक हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जो गोवल्स के वंशज हैं, इनके रूहें रवां में गोवल्स के अंश कहीं न कहीं जमे हुए हैं। तो गोवल्स के जो वंशज होंगे वो गोवल्स की भाषा बोलेंगे। हम मिल कर के लड़ाई लड़ रहे हैं, मिल करके रणनीति बना रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं दिल खोल करके। और हम लोग कोई नेतृत्व की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हम तो जानते हैं कि देश की जनता नेतृत्व करेगी और देश की जनता जिसको चाहेगी वो बनेगी। लेकिन इस देश पर जो बड़ा खतरा संकट है, मैं फिर कह रहा हूँ कि देश एक मानचित्र नहीं है। मानचित्र तो हमारा एक खाका है, लेकिन जब देश के तमाम 130 करोड़ लोगों का दिल है, वो दिल ही देश है। और आज देश के लोगों का दिल टूट रहा है, तो देश टूटने से कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए दिल को जोड़ने के सवाल है। इसलिए लालू यादव जी तो एक हमारे नेता हैं और मैं ये कहूँ कि उनको सबसे बड़ा नेता है, इसमें कोई कहने की ज़रूरत नहीं है, उनको अलंकार लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सब मिल करके, नीतीश कुमार जी भी अनुभवी हैं, उन्हें 15 साल तक उनके प्रशासन के अनुभव हैं, समाजवाद की बीज से पैदा हुए लोग हैं। तो ये सब लोग मिल करके ऐसे शख्सियत को हटाना चाहते हैं जो हिटलर शाही देश में लाना चाहते हैं। तो ये सवाल वही, मैं चूँकि आप नीतीश जी को जानते भी हैं, हम लोग कोशिश, वो लगातार केजरीवाल से भी मिल रहे हैं, सीताराम येचुरी से भी मिल रहे हैं, जेडीएस से भी मिल रहे हैं, शरद पवार, कांग्रेस, मतलब क्या सारे दलों को एकजुट कर देंगे आप लोग जो अपोजिशन में हैं? अगर सब लोग नहीं मिलेंगे तो इस जो मनुवादी जो लोग हैं, जो बड़े स्थापित अपने आप को हो रहे हैं, जो गांव तक जा करके, कल अखिलेश यादव से भी मुलाकात, हाँ, कल गांव में तक जा करके और अपनी जो कट्टरपंथी ताकतों के द्वारा अपना स्थापित होना चाह रहे हैं, ऐसे लोगों से लड़ना है। तो ऐसे लोगों से लड़ना है तो सबको मिल करके लड़ना होगा, सारे लोगों को ताकत एक साथ होना होगा। आप याद कीजिए 77 में कहाँ था वामपंथ, दक्षिणपंथ, समाजवाद, सब अलग अलग थे, लेकिन मिल करके एक निरंकुश के खिलाफ लड़ाई लड़े और उसके बाद कई लड़ाई हुए हैं। हर एक लड़ाई में देश में जब सब मिले हैं तब जा कर के देश। टीवी अखबार से कैसे लड़ पाएंगे? अखबार तो कोई, मैं मानता हूँ ये सब लोग उनके पीछे लग्गू हैं, उनके पेट वर्कर मैं मानता हूँ। जो कुछ मीडिया के लोग, मैं सबको नहीं कर रहा हूँ, कुछ मीडिया के लोग उनके पेट वर्कर हैं। जैसे आरएसएस की कई शाखाएं हैं, उसी तरह से पॉलिटिकल शाखा भारतीय जनता पार्टी, उसी तरह से मीडिया ही शाखा है। मैं मीडिया शाखा है, उनके एक प्रकोष्ठ हैं, जो कुछ चंद जो लोग हैं उनके प्रकोष्ठ के लोग, उनकी ट्रेनिंग होती है नागपुर से जो बात कहा जाता है, अडानी के द्वारा जो रणनीति तय की जाती है, अडानी उसके भामाशाह हैं और उनके मनु हैं आरएसएस। तो मनु और भामाशाह मिल करके ऐसे लोगों को पोषने का काम कर रहे हैं और देश में सांप्रदायिकता के पोषक लोग के ये स्थापित लोग हैं। हिंदू मुस्लिम की क्या काट है? हिंदू मुस्लिम देश की संस्कृति रही है, हिंदू मुस्लिम कभी लड़ा नहीं है। चंद सवालों को लेकर के कभी छिटपुट घटनाएं होती है, और जब देश में देश का सवाल आएगा तो हमारे न वर्ग रहेगा, न जाति रहेगी, न धर्म रहेगी, सारे दीवारें टूटेगी। और ऐसे जो देश को ख़त्म करने वाले लोग हैं, जो लोग
बाहरी ताकतों के गुलाम बने हुए हैं, ऐसे लोगों को नेस्तनाबूद कर देंगे। मीडिया का असर, मीडिया जितनी आलोचना कर रहा है, अभी कह रहा है नीतीश बिहार छोड़ के बाहर घूम रहे हैं, उस पर अब आप लोग एकदम आप लोग को लग गया है कि मीडिया को बहुत इग्नोर करना है, उसकी असर नहीं। मैं मीडिया को कोई, जो चंद मीडिया के लोगों को हम कोई गंभीरता से नहीं लेते हैं, कोई गंभीरता से नहीं लेते हैं। आप याद कीजिए 74 में हम लोगों ने लड़ाई लड़ा था, क्या था हाल? हम लोग खुद लिखते थे पेपर, और आज से ज़्यादा खराब थी हालत या आज से बेहतर थी 74 में? आज से कम खराब थी, आज ज़्यादा खराब है। अच्छा। मैं कह रहा हूँ उस समय से ज़्यादा खराब स्थिति है। उस समय की लड़ाई अलग थी, और आज तो लड़ाई बहुत ही कट्टरपंथी लोगों से है, बहुत ही कट्टरपंथी लोगों से। लेकिन हम लड़ाई जीतेंगे, हम बड़े आशावादी लोग हैं। हम लोगों ने बड़े बड़े लोगों से लड़ा है, लोगों से भी लड़ करके जीत लेंगे। गठबंधन इंटैक्ट रहेगा आप लोगों का? गठबंधन विचारों को लेकर के है, गठबंधन सिद्धांतों को लेकर के है, गठबंधन इस देश की 130 करोड़ जनता के सवालों को लेकर के है। जहाँ आवाम का सवाल होगा, वहाँ गठबंधन को तोड़ने की ताकत कोई नहीं कर सकता। टीवी वाला लोग कह रहा है ये लोग प्रधानमंत्री पद के लिए आपस में लड़ जाएंगे। अब मीडिया प्रकोष्ठ जो है आरएसएस का, उसके बारे में मैं कुछ न कहूँ। मेरी अपनी जिभा को क्यों गंदा करूं? मेरी जिभा समाजवाद के शुद्धता से परिपूर्ण है। मैं इस जिभा में उस की बात, उसकी शब्द को कह करके मैं अपनी जिभा को और अपनी आत्मा को कलंकित नहीं करना चाहता। 10 को बड़ी बैठक कर रहे हैं आप लोग दिल्ली में। हमारा 3 साल पर चुनाव होता है पार्टी का, और हाँ, राष्ट्रीय जनता दल का, और हमारा 3 साल पूरा हमारा सदस्यता अभियान भी चला है। 1,06,00,000 से ज़्यादा हमारे सदस्य बन चुके हैं। अब उसका सांगठनिक चुनाव हो रहा है, प्राथमिक चुनाव हो गया है, प्रखंड का चुनाव हो रहा है, जिला का चुनाव हो जाएगा, उसके बाद स्टेट का चुनाव होगा, और 9 और 10 अक्टूबर को हमारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय सम्मेलन होगा, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होगा। लालू जी भी आएंगे निश्चित, लालू जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो आएंगे। तेजस्वी यादव जी भी रहेंगे। हमारे बिहार के सारे और देश के जो हमारे सारे नेता हैं वो सब लोग रहेंगे। हमारे एमपी, हमारे एमएलए सब लोग रहेंगे। और हम एक प्रस्ताव भी पारित करेंगे देश की हालात पर, देश की आर्थिक स्थिति के हालात पर, देश में जो विदेशी नीति है जो इतनी ख़त्म हो गई है कि हम एक समय गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत नेतृत्व करता था। हम भारत के प्रधानमंत्री विदेशों में जा कर के यशोगान गा रहे हैं, लेकिन भारत की प्रतिष्ठा घट रही है। तो हम उस पर भी अपने एक प्रस्ताव रखने का काम करेंगे। और देश के नौजवानों को कैसी आर्थिक नीति हो, कैसी सामाजिक स्थिति हो, फिर किसान के सवाल पर किस तरह हमारी कृषि स्थिति हो, कृषि नीति क्या हो, इन सारे सवालों पर हमारे प्रस्ताव। 1 महीना लगभग होने वाले हैं। बिहार को लेकर क्या स्ट्रैटेजी है आप लोगों की? आपके डिप्टी सीएम आपके पास है, हेल्थ मिनिस्ट्री उनके पास है, तमाम मंत्रालय हैं, आप बड़ी पार्टी भी हैं, तो लोग की नज़र आरजेडी पर ज़्यादा है। तो आप लोग की क्या स्ट्रैटेजी है बिहार के लिए? देखिए, विकास तो हमारा मेन एजेंडा है। और आप देख रहे हैं, जब तेजस्वी जी जब चुनाव लड़ रहे थे हम लोग, तो उन्होंने कहा था कि जब सरकार मेरी बनेगी हम 10 लाख लोगों को एक दिन में हम नियुक्ति करने का, नौकरी देने का हम निकालेंगे। आज उप मुख्यमंत्री बने हैं। आप देख लीजिए, हर महीने शिक्षा विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में, पुलिस विभाग में, हर एक विभाग में वैकेंसी निकल रही है और लोगों को नियुक्ति हो रही है। तो हम लोगों को बेकारी जो थी, जो हमारी बड़ी लड़ाई, उसमें बिहार सबसे आगे बढ़ रहा है और हम उसका समाधान कर रहे हैं। नीतीश कुमार के बहुत करीब रहने की वजह से क्या नीतीश कुमार में ऐसी क्या सलाहियत है? लालू जी को तो हम लोग सबसे जानते हैं कि उनका कॉल सब उठाते हैं, उनका फ़ोन कॉल्स, कोई ऐसा नेता नहीं जो लालू यादव का फ़ोन न उठाए। नीतीश जी में ऐसा क्या है कि वो एक बड़े चेहरे के तौर पे आ रहे हैं? उनकी भी सलाहियत इस तरह से बढ़ी। और तेजस्वी यादव यानी कि राष्ट्रीय जनता दल जब एक हुआ है और एक साथ हम जो समाजवादी विचारधारा है, अम्बेडकर की जो विचारधारा है, जो हमारा गांधी की विचारधारा है, लोहिया की विचारधारा है, उससे परिपूर्ण होकर करके हम देश में एक नई इतिहास रचना चाहते हैं और उसके लिए बिहार एक प्रतीक के रूप में है। तो आम लोगों को विश्वास हो रहा है। तो नीतीश जी वहाँ मुख्यमंत्री हैं। लालू जी क्या सलाह देते हैं नीतीश जी को कि आप आगे बढ़ो, बात करो, हम साथ हैं हम लोग? निश्चित रूप से लालू जी तो हम सबके अग्रज हैं, सबसे वरिष्ठ हैं, तो उनका सलाह तो महत्वपूर्ण है और उनकी सलाह भी हम लोग मानते हैं।
सब लोग मानते हैं, नीतीश जी भी हैं। जब याद कीजिए, जब 90 में चुनाव हो रहा था तो नीतीश जी तो छोटे भाई के रूप में लालू यादव के सहयोगी के रूप में थे। आप वो भी याद रखिए, जब चुनाव हो रहे थे 2005 का, 2015 का, उस समय एक व्यक्ति ने कहा था कि नीतीश जी को कि हम सीना तोड़ देंगे। लालू यादव अकेले खड़ा होकर कहा था, है कोई माई का लाल जो हमारे पिछड़ा वर्ग का जो नेता है, हमारा जो मुख्यमंत्री, हमारा छोटा भाई है, इससे वो सीना तोड़ने की हिम्मत रखता है? लालू यादव जिंदा है, उसका बड़ा भाई जिंदा है। तो लालू यादव तो बराबर बड़ा भाई की भूमिका निभाए हैं। और नीतीश कुमार जी ने भी अब संकल्प ले लिया है और हम लोग को विश्वास है कि इस लड़ाई में वो हम लोग के साथ रहेंगे। और नीतीश जी को हम लोगों ने पूरी रूप से देश में लोगों को एकजुट करने के लिए, विपक्ष को एकजुटता करने के लिए, देश में जो शक्तियां आज पनप रही है उसको धराशायी करने के लिए उनको हम लोगों ने कहा है। सवाल प्रधानमंत्री का नहीं है, सवाल है कि ऐसे शक्तियों को कैसे परास्त किया जाए। एक और सवाल मेरे मन में आता है कि आपके पास ट्राइबल में गठबंधन में है ऑलरेडी, सोरेन है, हेमंत सोरेन है, पिछड़ा का कई नेता आपके पास, तेजस्वी यादव भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं, नीतीश जी भी पिछड़े समाज से हैं, सवर्ण समाज के नेताओं से भी आप शरद पवार हैं, मराठा हैं, किसान हैं, ममता बनर्जी है, नवीन पटनायक है, जेडीएस से भी पिछड़े, शेड्यूल कास्ट का बड़ा मायावती हैं, चाहे चिराग पासवान हैं, और आप लोग को तो उसको लेकर क्या स्ट्रेटजी होगी आप लोग की पार्टी की? क्योंकि मायावती को दरकिनार नहीं किया जा सकता है इस पूरे गठबंधन में। हम किसी को दरकिनार नहीं करना चाहते, लेकिन उनके स्पष्ट तो नीति हो। अब चिराग जी कभी कभी कहते रहते हैं, हमारी बड़ी सहानुभूति उस छोटे बच्चे साथ, क्योंकि रामविलास जी हम लोग साथ काम किए हैं, वो हमारा छोटा भतीजा की तरह है। लेकिन भतीजा हो, बेटा हो, भाई हो, अलग सवाल है। लेकिन नीति क्या है आपकी? आप अपने को पीएम मोदी का, भारतीय जनता पार्टी का हनुमान कहेंगे तो कैसे आप लड़ाई लड़ पाएंगे? दोनों चीज़ नहीं चलेगी। गाल फुलाना और हंसना दोनों एक साथ नहीं चल सकती है। आप गाल भी फुलाना चाहते हैं और हंसना भी चाहते हैं, दोनों एक साथ तो हो नहीं सकती। रामविलास जी होते तो अलग कुछ माहौल। निश्चित रामविलास जी में कितना भी था, वो गरीब जनता के प्रति प्रतिबद्ध थे, उनके मन में दर्द था, क्योंकि उसी दर्द से निकले हुए हैं। उनका पैर का जो एड़ी भी फटा उसी वर्ग में, उसी के बीच काम करने से उनको दर्द का है। मायावती जी की क्या भूमिका देख रहे हैं? मायावती जी को भी स्पष्ट करना होगा, लेकिन सवाल नेता का नहीं है। दलित समुदाय भी आज अपने आप को पीड़ित हो रहा है, सबसे ज़्यादा पीड़ित है। आप जान लीजिए, आरक्षण की बात हो रही है, आज 0.3% ही आरक्षित वर्ग के लोग हैं। कि कहाँ गया हमारा तो 15 से 21% हमारा आरक्षित होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है? ये दलित वर्ग समझ रहा है। दलितों को आप कहेंगे, चुनाव आया तो कहेंगे 80 करोड़ लोगों को हमने भोजन करा दिया। क्या दलित भिखारी हैं? क्या भूखे नंगे हैं? भूखे रह करके भी दलितों ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। लेकिन उनकी भागीदारी तो तय हो, श्याम रजक हो या मायावती हो, इन सब की भागीदारी तो हो। भागीदारी होगी, हर एक लोगों की भागीदारी होगी, कोई छूटेगा नहीं। एक बड़ा जब कुछ बनता है तो उसमें जब तक सबकी भागीदारी नहीं हो तो कोई उसका लाभ और प्रतिफल नहीं होता। सब वर्ग के लोगों को मिलाना होगा और मिलाएंगे। कहा जा रहा है कि लालू यादव बैकड्रॉप से स्क्रिप्ट लिख रहे हैं और नीतीश कुमार उसको दिल्ली में आकर अमली जामा पहना। लेकिन सवाल मेरा वही है कि जो नीतीश कुमार की अब तक की जो पूरी पहल है 2024 के लिए, उसमें एक शेड्यूल कास्ट का चेहरा जो है वो छूट रहा है अब तक। हेमंत सोरेन उनके साथ हैं, उनकी अपनी पार्टी में भी शेड्यूल कास्ट रहता है, लेकिन मायावती एक बड़ा फैक्टर है। बीएसपी एक बड़े जनाधार वाली पार्टी है, मायावती एक बड़ा फैक्टर है। अगर नीतीश कुमार उसको साधने में सफल होते हैं तो यकीन मानिए कि उन्होंने जो कहा है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा कि नहीं ये तो तय नहीं है, लेकिन जो 2014 में आए हैं उसकी गारंटी नहीं कि 2024 में आएंगे। अगर SC ST OBC माइनॉरिटी और तमाम जो प्रोग्रेसिव लोग का गठबंधन बनता है, अगर उसमें मायावती की भूमिका आम होती है तो फिर आसानी होगी अगरा बनाम पिछड़ा की लड़ाई हो या मंडल बनाम कमंडल की। खैर 2024 में भी थोड़ा समय है, लेकिन जिस तरह से हवा बन रही है, जिस तरह से नीतीश कुमार ने पिछले 2 दिनों में दिल्ली का माहौल गर्म किया, उससे तो साफ है कि 2024 के लिए लालू यादव और नीतीश कुमार की पूरी जोड़ी जो है वो कोई एक स्क्रिप्ट पर काम कर रही है और हो सकता है कि 2024 में आपको नतीजे चौंकाने वाले मिले।
फिलहाल इन लोगों को मीडिया से भी लड़ना है, उसमें कितनी सफलता मिलती है वो भी वक्त बताएगा। पूरी बातचीत कैसी लगी, आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।